नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में से गणित का दूसरा चैप्टर आकृतियां और कौन को करेंगे। तो आइए एक बार देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे आज। तो यहाँ सबसे पहले मिलान करेंगे। इसके बाद यहाँ हम वस्तुओं को बराबर हिस्सों में बांटना सीखेंगे और उन्हें भिन्नों के रूप में लिखना भी सीखेंगे, किस तरह से उन्हें भिन्नों के रूप में लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ हम आकृतियों को बराबर भागों में बांटना सीखेंगे। यहाँ आकृतियों की पहचान करना, उन्हें गिनना, यहाँ पर पैटर्न के बारे में जानेंगे और अंत में यहाँ पर हम कौन क्या होते हैं, न्यून कौन, अधिक कौन, सम कौन, ये क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ शीर्ष और फलक ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए अब इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है इनका मिलान करना है। चित्रों की छाया से इसका मिलान करो। तो इसे तो आप आसानी से कर ही लेंगे। सबसे पहले हमें जो यह आकृति दी है इसकी परछाई त्रिभुज की तरह होगी। इसके बाद यह गेंद है, इसकी परछाई वृत्त की तरह होगी। उसके बाद यह लूडो का पासा दिया है, इसकी परछाई यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से किसी से भी मेल नहीं खा रही है, इसे हम बाद में देखेंगे। यह नीचे यह एक आयत के जैसी आकृति है, इसकी परछाई ऐसी होगी। और यहाँ पर देखते हैं यह शंकु है, शंकु की परछाई भी त्रिभुज की तरह ही बनेगी। इसके बाद यह घन है जो पासे की तरह है, लूडो का जो पासा होता है उसकी तरह है। इसकी परछाई भी यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से किसी से भी मेल नहीं खा रही है। ये घन है, घन की पहचान होती है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती हैं। इसके नीचे यह जो लंबी सी आकृति आप देख रहे हैं यह घनाभ है और घनाभ की परछाई ये जो अंतिम ऑप्शन हमें दिया है इसकी तरह बनेगी। अंत में यह एक वृत्त के जैसी आकृति है, इसकी परछाई वृत्त के जैसी ही होगी। तो ये जो घनाभ है और घन है, घनाभ और घन में अंतर यह होता है, घन में तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती हैं और यह जो घनाभ होता है इसमें ये तीनों चीज़ें समान नहीं होती हैं। अब हमारे पास ये सारे मिलान हमने कर दिए हैं। हमारे पास दो आकृतियां रह गई हैं, एक तो यह आकृति और यह आकृति। इन दोनों की छाया है वो एक जैसी होगी, पर हमारे पास जो विकल्प बचा है उसमें ये काफ़ी बड़ी छाया दी हुई है। इतनी बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल चौकोर होगी, वर्ग की आकृति में होगी। तो इससे यहाँ पर एक वर्ग बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर अगर यह वर्ग की तरह की आकृति होती तो इनका मिलान हम इससे कर सकते थे। मिलान कर देते हैं क्योंकि हमने वर्ग की आकृति बना दी है। तो इस तरह से हम इनका मिलान कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हैं इनके हमें नाम बताने हैं। तो ये जो आकृति दिखाई दे रही है ये है जो जन्मदिन पर टोपी पहनते हैं उसके जैसी आकृति है, इसे कहते हैं शंकु। इसके बाद ये जो गेंद है ये है गोल और ये जो डाइस है, पासा है लूडो का, ये है हमारा घन। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों इसमें बराबर होती हैं। तो पहले ये जो त्रिआयामी आकृति हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है उनका मिलान कर लेते हैं। उसके बाद हम बाकी आकृतियों का मिलान करेंगे। ये देखिए ये भी ऐसा ही है, यह भी हमारा घन ही है। इसके बाद ये जो आकृति है इसमें लंबाई ज़्यादा है, तीनों चीज़ें बराबर नहीं है, तो यह है हमारा घनाभ और ये भी है हमारा शंकु। इसके बाद ये जो आकृति है ये होगी हमारी
बेलन, और यह भी है हमारा बेलन। ये दो आकृतियां यहाँ पे बच गई हैं, इनका मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ। यह है वृत्त और ये वाली आकृति है आयत। ये दोनों द्विआयामी आकृतियां हैं, इनमें ऊंचाई नहीं है। तो वृत्त और आयत हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिए हुए थे, इसलिए मैंने इनका नाम यहाँ पर लिख दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए एक वृत्त है, उसको दो भागों में बांट दिया। ये आधा भाग है। आधा भाग कितना होता है? आधा भाग होता है हमारा 1/2। उसके बाद ये एक वर्ग था, उसके 4 हिस्से किए, एक हिस्से में रंग भर दिया। कुल कितने हिस्से थे? 4। रंग कितने हिस्से में भरा? एक हिस्से में। तो यह हुआ हमारा 1/4। इसी तरह से यहाँ देखिए वृत्त दिया है, उसके 2 भाग कर दिए, एक भाग में रंग भर दिया। इसका मतलब ये आधे भाग में रंग भर दिया। तो आधे भाग को अभी हमने लिखा था ना 1/2, इस तरह से लिखते हैं। 2 में से 1 आधा। यहाँ पे 4 हिस्सों में इसको बांटा और एक हिस्से में रंग भर दिया। 4 हिस्सों में बांटा था, कितने में रंग भरा? 1। 4 में से 1, ये हुआ 1/4 यानी कि 1/4। अब हमें इनको भी इसी तरह से लिखना है। कितने हिस्से में रंग भरा? एक हिस्से में। कुल कितने हिस्से हैं? 3। तो रंग भरा हुआ हिस्सा हुआ हमारा 1/3। यहाँ पर कुल हिस्से कितने हैं? 4। रंग कितने हिस्सों में भरा? 2 हिस्सों में। कुल कितने हिस्से हैं? 4। तो यह हुआ हमारा 2/4। इसको अगर काट दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। आधे हिस्से में हमने रंग भर दिया। अगली आकृति में देखते हैं। यहाँ हम पता लगाएंगे कि कितने हिस्सों में रंग भरा है। ये लाइन सीधी यहाँ खींच लेते हैं। एक लाइन यहाँ खींच दी और एक लाइन यहाँ खींच दी। अब आप यहाँ देख पाएंगे कितने हिस्से थे? 1, 2, 3, 4। 4 हिस्से थे। रंग कितने हिस्सों में भरा? 3 हिस्सों में। कुल हिस्से थे 4। तो यह हुआ हमारा 3/4। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी हैं और ये जो रेखा बीच में खींची हुई है, यह रेखा इन आकृतियों को बराबर बराबर बांटती है, एक जैसा विभाजन करती है। ठीक है, चारों आकृतियों में ऐसा ही है। तो जो आकृति रेखा के दोनों तरफ समान होती है उसे सममिति आकृति कहते हैं। तो यह आकृति और यह आकृति सममिति आकृतियां हैं। ये और ये सममिति आकृतियां हैं। इसी तरह ये और ये सममिति आकृतियां हैं। आगे नीचे कुछ आकृतियां दी हैं और हमें इनको समान भागों में बांटना है। तो इनको समान भागों में बांटते हैं। इसको आप ऐसे भी बांट सकते हो और इस आकृति को आप इस तरह से ऊपर से नीचे भी समान भागों में बांट सकते हो। ये जो अगली आकृति है इसको हम ठीक बीच में से समान भागों में बांट देते हैं। इसके बाद ये त्रिभुज है। त्रिभुज को समान भागों में कैसे बांटेंगे? इसे हम इस तरह से बांट देंगे। अगली आकृति है, इसे भी ठीक बीच में से इस तरह से समान भागों में बांट देंगे। ऐसे ही मैं इनको भी कर लेता हूं। तो अब आप देख लीजिए, इस तरह से हमने
इन सभी आकृतियों को 2 समान भागों में बांट दिया है। आगे हमसे कहा गया है कि ये जो शेष आकृति बच गई है इसको सममिति को पूरा करें, तो इसको भी हम पूरा कर लेते हैं। तो मैंने ये सममिति आकृति पूरी कर ली है, आपको भी ये इसी तरह से करनी है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ हमसे कहा गया है कि भाई इन आकृतियों को गिनकर इनकी संख्या आप यहाँ लिखें। तो इन्हें मैं गिनकर लिख देता हूँ। तो इस तरह से आपको भी इन्हें गिनकर लिख लेना है। आगे है कार्यपत्रक 5। यहाँ हमसे कहा गया है कि नीचे जो आकृतियाँ दी हैं इनमें कहाँ पर पैटर्न है और कहाँ नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पैटर्न है। त्रिभुज त्रिभुज, फिर ये आ गया, फिर ये यहाँ पर कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ देखिए आकृति इस साइड है, फिर ऊपर हुआ इसका मुंह, फिर इस साइड, फिर इस साइड। जी हाँ, यहाँ पैटर्न है। ये जो आकृति है इसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ एक पैटर्न फॉलो किया गया है। तो आप यहाँ देखिए, ये जो आकृति है ये पहले ऐसे थी, उसके बाद ऐसे हुई, उसके बाद फिर ऐसे हुई, फिर नीचे, उसके बाद फिर यहाँ। यह आकृति एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी कि घड़ी से उल्टी दिशा में घूम रही है। यहाँ से फिर यह फिर ऐसे हुई और अंत में ऐसे हो गई। तो यहाँ पर निश्चित रूप से हमें एक पैटर्न दिखाई दिया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज है, फिर ये एक चौकोर आकृति आ गई। यहाँ पर कोई भी पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमसे कहा गया है कि आप इस पैटर्न को पूरा करें। तो चलिए पैटर्न को पूरा करते हैं। यहाँ देखिए एक वृत्त है, उसके बाद 2 वर्ग आए, फिर एक वृत्त आया, फिर 2 वर्ग आए। अब की बार क्या होगा, फिर से एक वृत्त आ जाएगा। तो यहाँ पर एक वृत्त आ जाएगा और इस वृत्त के बाद 2 वर्ग आ जाएंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक डॉट हमें दिखाई दे रहा है, मोटा डॉट ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 हैं, फिर 1, फिर 2। तो अब की बार यहाँ 3 डॉट आ जाएंगे। तो ये इस तरह की आकृति होगी, वो मैंने यहाँ बना दी है। आगे है गय। इसमें देखिए वृत्त के 4 भाग कर दिए, उसमें से 1 में कलर कर दिया पहले में, फिर 2 में कलर कर दिया, फिर 3 में कर दिया, फिर 4 में कर दिया। अब इसी तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ेगा। पहले 4 में से 1, फिर 4 में से 2, 4 में से 3 और 4 में से 4। मैं इसको भी यहाँ पर बना देता हूँ। तो मैंने इसका पैटर्न भी यहाँ बना दिया है। इसी तरह से यह आगे बढ़ेगा। 4 में से 1, 4 में से 2, 4 में से 3, 4 में से 4। आगे चलते हैं। दिए गए पैटर्न को पूरा करने के लिए खाली बॉक्स में भरें। अच्छा देखते हैं। EFG आगे है, फिर से आया EF, फिर आएगा G, फिर EF, आगे होता तो G। इसी तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ेगा। आगे है A, फिर BB, फिर C, फिर DD। अच्छा, एक जो अल्फ़ाबेट है वो सिंगल आता है और उससे अगला डबल आता है। A, B, B, C, D, D, E, यहाँ पर F, F।
G सिंगल आएगा, फिर H 2 बार आएगा। आगे है XYZ ABC, XYZ ABC, फिर यहाँ पर XYZ, फिर से ABC, फिर से XYZ और फिर से ABC। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है हमें, तो यहाँ देखिए ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी, फिर ऐसे, उसके बाद फिर से ऐसे, और फिर से ये लाइन इस तरह से आएगी। इससे अगली आकृति देखते हैं। ख, यहाँ पर 2 सर्कल हैं, 2 वृत्त हैं छोटे छोटे, 2 गेंदे हैं, गेंदे भी कह सकते हो आप। यहाँ पर कितनी है? ऊपर भी 2, नीचे भी 2, ऊपर भी 3 और इसके अंदर भी 3। अब फिर से एक आ गई, उसके बाद फिर से 2 आ जाएंगी, 1 1, फिर से 2 2, फिर से 3 3। तो इसे भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने अगला पैटर्न भी पूरा कर दिया है। 1 1 के बाद फिर 2 ऊपर 2 अंदर, 3 ऊपर और 3 अंदर, इस तरह से। आगे है ग। यहाँ देखिए एक आयत दिया है और यहाँ बीच में लाइन डाल दी, फिर ऊपर से नीचे लाइन डाली, फिर ये आड़ी लाइन डाली, फिर ऊपर से नीचे, फिर ये बीच में से आड़ी लाइन इन्होंने लगा दी। इसी तरह से इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। इससे आगे यहाँ आड़ी लाइन थी, अब लाइन आ जाएगी ऊपर से नीचे, फिर दाएं से बाएं। इस तरह से यह पैटर्न आगे बढ़ जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे है छठा कार्यपत्रक। अध्यापक कुछ वस्तुओं और कार्डबोर्ड से बनी द्विआयामी आकृतियों को मेज पर फैलाकर कक्षा के छात्रों को एक एक करके कोई भी एक वस्तु उठाने के लिए आमंत्रित करे। तो यह जो कार्यपत्रक है यह तब हो पाएगा जब आप कक्षा में अपने अध्यापक के साथ रहेंगे। इसे छोड़कर आगे चलते हैं। यहाँ देखिए दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है, तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो ये जो आकृति दी है इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? भुजाएं इसमें 4 हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम 4 पर टिक लगा देंगे। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ भुजाएं हुई 4। आगे है आकृति में कोनों की संख्या बताओ। कोने कितने हैं? तो कोना तो इसमें एक भी नहीं है। ये जो ऊपर वाली आकृति है इसकी अगर हम बात करें, इसमें 4 कोने हमें दिखाई दे रहे हैं, पर ये जो आकृति है इसमें कोई कोना नहीं है। तो यहाँ पर होगा 0। 0 जैसी आकृति में 0 कोने हैं। आगे चलते हैं। आगे है दी गई आकृति में फलकों की संख्या बताओ। फलकों की संख्या क्या है? फलक क्या होते हैं? फलक होती हैं सतह। आइए इसे एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फलक होती हैं सतह। तो फलक को समझते हैं। तो यहाँ यह जो आकृति हमारे पास है ये आप देख सकते हैं। आप लूडो खेलते हैं, लूडो का जो पासा होता है, डाइस होती है, यह उसी की तरह है। तो इसमें हम सतह पता लगाते हैं कि सतह कौन सी हैं और कितनी सतह हैं। तो ये जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है यह हुई एक सतह, ठीक है। ये दूसरी सतह, ये तीसरी सतह और ये चौथी सतह। 4 सतह तो ये हैं और एक सतह यहाँ हुई ऊपर, 5वीं सतह, और एक सतह यहाँ होगी 6ठी सतह। इस आकृति में कुल 6 सतह हैं। अब जो हमें आकृति दी है उसे देख लेते हैं। यह जो आकृति हमें दी थी, यहाँ पर देखिए एक बार, ये जो आकृति दी है यह ट्रायंगुलर
प्रिज्म है, इसमें पता करते हैं कितने सतह हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, एक सतह तो ये हुई सामने वाली और एक सतह हुई पीछे वाली, दो सतह हो गई है। और दो सतह इसकी यहाँ से दिखाई देंगी, एक इस साइड वाली, ये वाली जहाँ पर आपको ये लाल निशान दिखाई दे रहा है। दो पहले गिन चुके हैं हम, तो 3 सतह हुई और एक ये, 4 सतह हो गई। अभी एक सतह और बची है, वो है इसके नीचे, तो 4 और 1 5। तो इस आकृति में हमारी हुई कुल 5 सतह। तो यहाँ लिख देते हैं कि ये जो आकृति है इसमें 5 सतह हैं, 5 फलक हैं। आगे हमसे पूछा गया है, ये जो आकृति दी है इसमें ये डाइस की तरह है, लूडो की जो पासा होता है उसकी तरह है। इस आकृति में शीर्षों की संख्या क्या है? शीर्ष क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं कोने। चलिए इस आकृति को भी समझते हैं। यहाँ देखिए, इस आकृति में आपको कितने कोने दिखाई दे रहे हैं? चलिए इन्हें गिनते हैं, ऊपर से गिनते हैं, यहाँ से, ठीक है। निशान लगा देंगे उन पर। एक कोना तो ये हुआ, 1 2 3 और 4, 4 कोने हुए ये। और नीचे कितने कोने हैं? 5 और 6। 2 कोने हमारे अभी बच गए। कहाँ बच गए? एक तो है यहाँ 7, और एक और कोना जो हमारा रह गया है वो इस साइड है, यहाँ। तो 7 कोने हमने पहले गिने थे, एक कोना ये, तो कुल 8 कोने हुए। 8 कोने मतलब 8 शीर्ष। कोई समस्या है तो इन्हें एक बार फिर से गिन लेते हैं। देखिए, सामने से देखिए, 1 2 3 4, 4 कोने ये। अब हम साइड में आ गए हैं, इनको गिन चुके हैं। 5 6 7 8। तो इस तरह से इस आकृति में 8 कोने हैं। अगर आपको अब भी समझ नहीं आ रहा है तो लूडो का पासा उठाइए और उसमें कोने गिन लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है हमको 4 5 6 7, 8 तो है ही नहीं, तो इसमें से सभी ऑप्शन गलत हैं। सही ऑप्शन है इसका 8। 8 शीर्ष हैं, 8 शीर्ष, यानी कि 8 कोने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दी गई आकृति का नाम बताइए। क्या है? कौन है? आयत है? त्रिभुज है? किरण है? क्या है? तो ये जो आकृति है ये होती है हमारी कौन। जब दो किरणें आपस में मिलती हैं, ये जो दे रखा है ना ऐसे, ये एक किरण है, ठीक है। जब ये दो किरणें आपस में मिलती हैं, ये यहाँ से, तो बीच में ये कोण बनता है। आपने वर्ग और आयत देखे होंगे, उनमें भी 4-4 कोण होते हैं। यह एक वर्ग है, इसमें एक कोण यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इसमें कुल 4 कोण हैं। दो किरण, दो रेखाएं आपस में मिलती हैं, वहाँ पर कोण बनता है। इसी तरह से जो हमारा त्रिभुज होता है उसमें 3 कोण होते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो यह जो आकृति है यह एक कोण है। आगे है, इनमें से न्यून कोण कौन सा है? तो आइए पता लगाते हैं कि यह न्यून कोण क्या होता है। यहाँ स्क्रीन पर आप जो आकृति देख पा रहे हैं यह है अल्फ़ाबेट जो होता है हमारा अंग्रेजी का एल की तरह है।
है ना। तो एल की तरह अगर आकृति है तो इसमें बीच में यहाँ पर कोण होता है 90 डिग्री का, और इसे हम कहते हैं समकोण। आपको एक बात याद रखनी है, एल के जैसी आकृति है तो 90 डिग्री का कोण होता है। आप वर्ग को देखिए, वर्ग में देखते हैं यहाँ पर एल की आकृति बन रही है। यहाँ से यहाँ तक एल की आकृति बनती है, तो यहाँ और यहाँ इसमें जो बीच में कोण है ये कोण 90 डिग्री का है। एल की आकृति यहाँ भी बनेगी, इसको अगर सीधा कर लें तो ये भी एल से ही बनेगा, एल की तरह ही बनेगा, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है। यहाँ भी एल की शेप आएगी, 90 डिग्री का कोण है। यहाँ भी एल की शेप आएगी, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है। तो ये 90 डिग्री का कोण जो होता है ये होता है समकोण। तो आप यहाँ देख पाएंगे ये जो एल शेप हैं, ये दो बिंदु देखिए, एक तो ये और एक ये एल की आकृति बना रहे हैं। सीधी लाइन अगर हम यहाँ पर खींचे तो यह जो होता है यह होता है समकोण। यहाँ पर बीच में आप कोण का मान देख पाएंगे। यहाँ पर इसको हम बिल्कुल सीधा करते हैं तो ये 90 डिग्री होता है। अब है न्यून कोण क्या होता है। जब एल की ये जो दोनों लाइनें हैं इनमें दूरी कम हो जाती है, एल की अपेक्षा इसमें दूरी कम हो जाती है, कहीं पर भी यह आ जाए यहाँ या यहाँ या यहाँ, तो ये हमारा जो कोण है यह 90 डिग्री से कम हो जाता है। आप देखिए मैं इसको यहाँ से यहाँ तक घुमाऊंगा तो ये कोण कम होता जाएगा। यहाँ पर 47 डिग्री है, कम होता जा रहा है जैसे ही मैं इस लाइन को इसके पास लाता हूँ। जब यहाँ से दूर ले जाता हूँ तो कोण बढ़ता जाता है। जब यह कोण पूरा 90 डिग्री का हो जाएगा तो यहाँ होगा समकोण। 90 से कम का होगा जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के समीप होंगी, एक दूसरे के पास होंगी एल की अपेक्षा, तो यहाँ होगा न्यून कोण। ये होगा हमारा न्यून कोण। जब ये लाइनें यहाँ से, ये एल वाली शेप है हमारी, एल वाली आकृति है, जब ये दोनों रेखाएं एल की तुलना में ज़्यादा दूर होंगी, यहाँ पर जाएंगी, तो ये जो कोण है, कोण का मान आप बीच में देख सकते हैं बढ़ता जा रहा है, 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यह हमारा होगा अधिक कोण। तो यहाँ इस साइड जो हमारा कोण बनेगा, जब यह रेखा यहाँ से यहाँ आएगी तो इस बीच में जब यह आएगी तो यह होगा हमारा अधिक कोण। और जब ये वाली रेखा 90 से दूसरी तरफ, दूसरी रेखा के नज़दीक जाएगी, इसके नज़दीक पहुंचेगी, तो यह होगा हमारा न्यून कोण। जब यह रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बीच में कहीं होगी तो यह होगा हमारा न्यून कोण। चलिए इसे यहाँ से और समझते हैं। जब हमारे पास एल शेप आई तो वो हुआ हमारा समकोण। न्यून कोण कब होगा? जब ये एल की दोनों रेखाएं पास में आने लगेंगी, ये और ये किसकी तुलना में? एल की तुलना में यह इस साइड सरक जाएगी, तो यह होगा हमारा न्यून कोण। और अधिक कोण कब होगा? ये हमारे 90 डिग्री वाली लाइन है, समकोण वाली। जब लाइन यहाँ से इस साइड कहीं सरक जाएगी, इन दोनों के बीच में दूरी एल की तुलना में बढ़ जाएगी, तो यह होगा हमारा अधिक कोण। तो उम्मीद है आपको ये कोण समझ आ गए होंगे।
चलिए अब वापस अपने सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि न्यून कौन कौन सा है, तो आपको L को ध्यान में रखना है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी L की तुलना में जहाँ कम है वो हमारा न्यून कौन होगा। कहाँ कम है, ये तो पूरा है, तो यह तो हुआ हमारा समकोण। यहाँ पर दूरी L की तुलना में, L कहाँ बनेगा, L यहाँ बनेगा, L की तुलना में ज़्यादा है, तो यह होगा अधिक कोण। यहाँ पर इसको सीधा करके देखते हैं, तो ये जो आकृति दी हुई है इसको घुमा के देखते हैं, तो L की तुलना में ये दूरी कम हुई है। L कहाँ आएगा हमारा, L हमारा यहाँ आता, तो यह दूरी कम हुई है। तो ये जो आकृति है ये है हमारी न्यून कोण। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ भी L की तुलना में दूरी बहुत ज़्यादा है, तो यह अधिक कोण है, 90 डिग्री से ज़्यादा का होगा। तो यह हमारा दूसरा चैप्टर था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अन्य विद्यार्थियों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।